हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हमें कवर करना है 10.4 मियोसिस एंड 10.4.1 मियोसिस 1 के अंदर आज हमें पढ़ना है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 थोड़ा बड़ा है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस प्रोफेज 1 के अंदर आते हैं। तो चलिए फिर हम मियोसिस से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मियोसिस पढ़ना है। मियोसिस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मियोसिस का मीनिंग होता है रिडक्शनल डिवीज़न। क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न यानी क्रोमोसोम का नंबर एंड क्रोमोसोम का अमाउंट। क्रोमोसोम का नंबर एंड क्रोमोसोम का अमाउंट दोनों हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं एंड क्रोमोसोम का अमाउंट होता है वो भी हाफ हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। आप समझ सकते हो कि सिंगल सेल है वो डिवाइड करता है 2n से, तो n 2 सेल फॉर्म होते हैं। 2 सेल बन गए। अब ये फर्दर डिवाइड करेंगे और 4 सेल बना लेंगे। तो ये हमें पूरा क्या हो गया? n। यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और आप मान लो 2c अमाउंट ऑफ DNA है। तो यहाँ पे n क्रोमोसोम के नंबर हो गए, यानी हाफ क्रोमोसोम नंबर हो गए, और जो क्रोमोसोम का अमाउंट था वो भी हाफ हो जाएगा, यानी cc हो जाएगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम मियोसिस पढ़ेंगे। तो मियोसिस के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, यानी जो बच्चे बनते हैं, ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कैसे ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो हमें देखना है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो प्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग होते हैं, सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है? 2 गैमेट फ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लिखें, नेक्स्ट पेज पे हमें लिखना है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड 2n सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, वो हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है, क्लास 12 के अंदर। स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसका अमाउंट कितना होता है? 2n होता है। वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है? डिवाइड करते हैं 2n, तो क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। तो उसके बाद क्या बनेगा? 2n से n बनेगा, यानी कि स्पेशलाइज्ड 2n सेल होते हैं, उससे स्पर्म बनता है इन ह्यूमन, और उससे ही ओवा बनता है। 2n सेल से ही बनते हैं। तो 2n सेल से बनते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी n, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हम कह सकते हैं। तो इसको क्या कह दें? हम इसको स्पर्म कह दें और इसको हम ओवम कह दें। ये स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और क्या होकर जाएंगे? फर्टिलाइज कर जाएंगे, यानी 2n अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा। सबसे पहले हमने स्पर्म और ओवम किससे बनाया था? स्पेशलाइज्ड सेल थी जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n था, उससे हमने बनाए थे। वो स्पेशलाइज्ड सेल ने डिवाइड करके क्या फॉर्म कर दिया? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, यानी डिवाइड करके हैप्लॉइड सेट आ गया क्रोमोसोम का, और अमाउंट ऑफ DNA भी हाफ हो गया। स्पर्म एंड ओवम बना और फर्टिलाइजेशन से क्या हो गया? फिर से 2n अमाउंट बन गया। तो हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन क्या रिस्टोर करता है? डिप्लॉइड फेज रिस्टोर करता है। तो हम लिखें फर्टिलाइजेशन
क्या रिस्टोर करता है? रिस्टोर डिप्लॉयड फेज। क्या रिस्टोर करता है? डिप्लॉयड फेज। फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर करता है। ये हमने स्पर्म एंड ओवम देखा, वो किसके अंदर देखा? ह्यूमन के अंदर देखा। इन ह्यूमन ह्यूमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये स्पर्म एंड ओवम। इन ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म और ओवम होते हैं उसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो हम लिखें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है मियोसिस के अंदर जो गेमेटोजेनेसिस होता है, यानी गेमेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है गैमीट का फॉर्मेशन। तो हम लिखें मियोसिस के अंदर जो गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेटोजेनेसिस उसके अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं। गैमेटोजेनेसिस किस किस के अंदर होता है? प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है। तो हम लिखें इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल उसके अंदर क्या फॉर्म होता है? हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं। हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं। उसके बाद हमें देखना है मियोसिस के अंदर क्या होता है। मियोसिस के अंदर यहाँ पे हम देख लें मियोसिस के अंदर क्या होता है। मियोसिस के अंदर हमें पढ़ना है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पढ़ना है। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पढ़ते हैं हम, तो उससे पहले इंटरफेज आता है। वो इंटरफेज के एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल हो जाता है। डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि जो डीएनए होता है वो एक ही बार डबल होता है। एक ही बार क्या होता है? डबल होता है, यानी उसका अमाउंट डबल होता है। और 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलते हैं इसकी, न्यूक्लियस एंड सेल डिवीज़न की। 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलते हैं, यानी डीएनए का अमाउंट एक बार होता है और न्यूक्लियस और सेल डिवीज़न 2 बार होते हैं। न्यूक्लियस और सेल डिवीज़न कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नोट बनाकर लिखना है। तो हम लिखें नोट बनाकर इन मियोसिस two sequential cycle जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न होता है। न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न होता है। उसके बाद क्या होता है? मियोसिस 1 के अंदर एंड मियोसिस 2 के अंदर न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न होता है, यानी 2 बार होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक सिंगल साइकिल में होता है, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। A single cycle of DNA replication, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक ही बार होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार किस में होगा? इंटरफेज के अंदर। ये हम एम फेज ही पढ़ रहे हैं, हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। एम फेज यानी मियोसिस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो मियोसिस एम फेज से पहले इंटरफेज आना है। इंटरफेज के अंदर भी जो एस फेज आना है, एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का
रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी पेरेंटल क्रोमोसोम होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। तो हम लिखें पेरेंटल क्रोमोसोम। पेरेंटल क्रोमोसोम क्या करते हैं? पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट, पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होता है? आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। आप देख सकते हो, यानी एस फेज के अंदर ये एक क्रोमैटिड्स है, तो एस फेज के अंदर ऐसे ही दूसरी क्रोमैटिड्स बन जाएगी। ये एक क्रोमैटिड्स है, एस फेज के अंदर दूसरी क्रोमैटिड्स बन जाएगी। आप देख सकते हो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे एस फेज के अंदर, यानी इसके अंदर एन अमाउंट होगा, सॉरी सी अमाउंट होगा डीएनए का, तो इसके अंदर भी सी बन जाएगा, यानी 2C हो जाएगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या पढ़ना है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का मीनिंग होता है जिसके अंदर जीन सीक्वेंस, जिस क्रोमोसोम के अंदर जीन सीक्वेंस क्रोमोसोम का लेंथ, क्रोमोसोम लेंथ, क्रोमोसोम लेंथ, शेप, साइज, क्रोमोसोम का शेप, क्रोमोसोम शेप, साइज, सेंट्रोमियर की लोकेशन, सेंट्रोमियर लोकेशन, वो सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी आप देख सकते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बना लेते हैं, यानी जीन सीक्वेंस क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद क्रोमोसोम की लेंथ सेम होती है। उसके बाद क्रोमोसोम का शेप एंड साइज सेम होता है। सेंट्रोमियर की लोकेशन सेम होती है। तो ऐसे क्रोमोसोम क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। पेयर बना लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम बनाया, यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम बनाया, ऐसा ही हमने यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम बनाया। आप देख सकते हो ये क्रोमोसोम बन गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे हम इन्हें? हम इन्हें कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। आप देख सकते हो उसकी शेप, साइज वगैरह सब कुछ सेम है। जस्ट आप मान लो यहाँ पे हेयर कलर की जीन है तो यहाँ पे भी हेयर कलर की जीन होगी, यानी जीन का सीक्वेंस भी सेम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने पेयर का फॉर्मेशन कर दिया, यानी दोनों पेयर बना लिए, एक पेयर बन गया। दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उन्होंने एक पेयर बना लिया। उसके बाद ये क्रोमैटिड्स होते हैं, ये क्रोमैटिड्स होते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी आप ऐसा भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये दोनों क्या है? ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे, यानी हम इन दोनों को भी सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल सकते हैं, इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल सकते हैं। उसके बाद ये दोनों हैं, ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स,
ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? डिफरेंट क्रोमोसोम के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर होगा रिकॉम्बिनेशन। ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके अंदर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। किस किस के बीच में होगा रिकॉम्बिनेशन? हम लिखें रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन किसके अंदर होगा? रिकॉम्बिनेशन हम लिख लें, डब्बे में लिख लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स। तो हम लिखें बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosome, of homologous chromosome, homologous chromosome, non-sister chromatids of homologous chromosome। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। एट द एंड ऑफ मियोसिस के अंदर दो फेजेस चलना है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो मियोसिस चलने वाले हैं। सबसे पहले मियोसिस 1 चलेगा, उसके बाद मियोसिस 2 चलेगा। मियोसिस 2 के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स आ जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स आ जाएंगे। तो हमें लिखना है सबसे पहले एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, एट द एंड ऑफ meiosis 2, at the end of meiosis 2, 4 haploid cells are formed. 4 haploid cells, 4 haploid cells are formed. 4 haploid cells are formed यानी हमारे पास 4 haploid cells आ जाएंगे। सबसे पहले मियोसिस 1 चलेगा, मियोसिस 1 चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा? मियोसिस 2 चलेगा। उसके बीच एक फेज आएगा जिसे हम कहेंगे इंटरकाइनेसिस। क्या कहेंगे हम? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस एक फेज आएगा इन दोनों के बीच में, इंटरकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 के अंदर क्या, सॉरी मियोसिस 1 के अंदर क्या आएगा? प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। उसके बाद मियोसिस 2 के अंदर आएगा प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। सबसे बड़ा प्रोफेज 1 है यहाँ पे, मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 बड़ा है। तो आज हमें मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 पढ़ना है। उसके अंदर 5 स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन, शॉर्ट में लिखते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो आज हमें प्रोफेज 1 के अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
मियोसिस वन के प्रोफेज वन से। मियोसिस वन के अंदर कौन से स्टेज हैं, सबसे पहले ये देख लें। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, एंटीलोफेज वन। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, एंटीलोफेज वन। हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तब भी हमने प्रोफेज देखा था, बट प्रोफेज इतना लॉन्ग नहीं था, जबकि मियोसिस वन के अंदर जो प्रोफेज वन होता है वो बहुत लंबा होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस। ओके, तो हम पॉइंट बनाकर लिख लें। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of माइटोसिस। जब माइटोसिस के प्रोफेज से हम कंपेयर करते हैं मियोसिस वन का प्रोफेज वन, तो वो लॉन्ग है। क्या है वो? लॉन्ग है, टिपिकली लॉन्गर। वो लॉन्ग है, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू माइटोसिस का प्रोफेज होता है, उसके कंपैरिजन में मियोसिस वन का प्रोफेज वन बहुत लॉन्ग होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है प्रोफेज वन के अंदर 5 स्टेजेस आते हैं, तो हम लिखें प्रोफेज वन के अंदर कितने स्टेज आते हैं? 5 स्टेज आते हैं। प्रोफेज वन, उसके अंदर 5 स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। जो प्रोफेज वन के अंदर 5 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, उसका बेसिस क्या है? तो उसका बेसिस है क्रोमोसोम का बिहेवियर। तो हम लिखें 5 phases based on chromosome behavior. Based on chromosome behavior. बेस्ड ऑन क्रोमोसोम बिहेवियर के बेसिस पे हमने प्रोफेज वन को 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहला स्टेज लेप्टोटीन हमें पढ़ना है। लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन के अंदर सबसे पहले लिखें क्रोमोसोम्स बिकम gradually visible under the light microscope. यानी हम क्रोमोसोम को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लेप्टोटीन फेज के अंदर हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सेल मेम्ब्रेन हमने बना ली। उसके बाद हमने ये बना लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ले, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट उसके जो एंड्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। उसके जो एंड्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते। ये क्रोमोसोम बना लिया, यहाँ पे सेंट्रियोल है, आप मान लो ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम कह देते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स। यहाँ पे जो एंड्स ऑफ क्रोमोसोम है वो नॉट डिस्टिंक्ट यानी डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम लिखें एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम नॉट डिस्टिंक्ट। क्रोमोसोम के एंड हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट और लिखना है, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स continuous throughout, continuous throughout लेप्टोटीन। यानी जो कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का वो लेप्टोटीन फेज के अंदर रहता है, कंटिन्यू रहता है। लेप्टोटीन फेज के अंदर कंटिन्यू रहता है। लेप्टोटीन फेज के अंदर जो कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का वो कंटिन्यू रहता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्रोमोसोम को हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं, क्रोमोसोम को हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। लेप्टोटीन फेज के अंदर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। उसके एंड्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, कॉम्पैक्शन उसका कंटिन्यू रहता है लेप्टोटीन फेज के अंदर। बस इतना ही हमें लेप्टोटीन स्टेज के अंदर पढ़ना है। उसके बाद सेकंड स्टेज है जिसे हम कहते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज के अंदर हमें सबसे पहले यही देखना है, साइनेप्सिस फॉर्मेशन होता है। साइनेप्सिस का क्या होता है, फॉर्मेशन, साइनेप्सिस फॉर्मेशन। साइनेप्सिस का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो मेरे साथ पॉइंट बनाकर लिखें, साइनेप्सिस का मीनिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का पास आना, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना लेना। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। तो उसके बाद लिखें पॉइंट बनाकर, ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज chromosome start pairing, chromosome starts pairing together and this process of association, this process of association is called साइनेप्सिस। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का पास आना, पेयर बना लेना, उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो हम लिखें होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम कहते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम। उसके बाद हमें लिखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से हम क्या देख सकते हैं, जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस होता है उसके साथ क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने एक क्रोमोसोम बना दिया, क्रोमोसोम बन गया। ये दूसरा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, शेप, साइज, उनके ऊपर बैठी जीन, उनका सेंट्रोमियर, सबका लोकेशन सेम है, तो हम उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, उसके बीच आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं,
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो हम लिखें इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज कंपाइंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो हम लिखें क्रोमोसोम साइनेप्सिस, क्रोमोसोम साइनेप्सिस, क्रोमोसोम साइनेप्सिस is accompanied by the formation of complex structure जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं। ये एक क्रोमोसोम हुआ और ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ। उसके बाद क्रोमैटिड्स कितने हैं? एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड है, यानी टोटल कितने क्रोमैटिड्स हो गए? 4 क्रोमैटिड्स हो गए, यानी 2 क्रोमोसोम है हमारे पास। तो हम लिखें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और 4 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। 4 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, 4 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे बाईवेलेंट। तो लिख ले, इन्हें क्या कहेंगे? बाईवेलेंट। और 4 क्रोमैटिड्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्राड। 2 क्रोमोसोम यानी बाईवेलेंट यानी 2 क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमैटिड्स, यानी हम बाईवेलेंट को टेट्राड भी कह सकते हैं। ये बाईवेलेंट और टेट्राड हम कहाँ क्लियरली विजिबल कर सकते हैं? तो हम पकाइटिन स्टेज यानी जाइगोटिन के नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर हम क्लियरली उसे देख सकते हैं। तो हम लिखें नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए होमोलोगस क्रोमोसोम हमने देखा, उसके अंदर 2 क्रोमोसोम देखे, 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड देखे, 4 क्रोमैटिड देखे, 2 क्रोमोसोम देखे, 4 क्रोमैटिड देखा। 2 क्रोमोसोम को क्या कह सकते हैं? बाईवेलेंट कह सकते हैं। तो लिखें यहाँ पे बाईवेलेंट। 4 क्रोमैटिड्स को क्या कह सकते हैं? टेट्राड कह सकते हैं। तो लिखा टेट्राड। ये हम कहाँ मोर विजिबल कर सकते हैं? मोर विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? पकाइटिन। तो हम लिखें पकाइटिन। नेक्स्ट स्टेज है पकाइटिन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कौन से थे? फर्स्ट 2 फेज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। तो हम लिखें फर्स्ट 2 फेज ऑफ प्रोफेज 1 is relatively short-lived as compared to the next stage, that is पकाइटिन। यानी नेक्स्ट स्टेज है जो पकाइटिन, वो क्या होती है? लॉन्ग होती है। किसकी? लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। 2 स्टेज हमने देखी प्रोफेज 1 की, वो रिलेटिवली शॉर्ट थी। रिलेटिवली क्या थी? शॉर्ट लिव्ड थी। किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू पकाइटिन। वो नेक्स्ट स्टेज है, यानी पकाइटिन बड़ी स्टेज है। किसके कंपैरिजन में? लेप्टोटीन और जाइगोटीन के कंपैरिजन में।
तो अब हमें पढ़ना है पकाइटिन स्टेज। अब हमें पढ़ना है पकाइटिन स्टेज। पकाइटिन स्टेज के अंदर हमें देखना है ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर हमने देखा था बाइवेलेंट और टेट्राड हमने देखा था। बाइवेलेंट यानी 2 क्रोमोसोम देखे थे, बाइवेलेंट यानी 2 क्रोमोसोम देखे थे, 2 क्रोमोसोम देखे थे और 4 क्रोमैटिड देखे थे। हमने बताया पकाइटिन स्टेज के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि हम उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। तो लिखिए पॉइंट बनाकर 4 क्रोमैटिड्स of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad। हम क्लियरली देख सकते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम और टेट्राड को, यानी बाइवेलेंट क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्राड। पकाइटिन स्टेज के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद लिखना है These stage is characterized by the appearance of recombination nodule the site at which crossing over occur between non-sister chromatids of homologous chromosome। यानी हम देख सकते हैं पकाइटिन स्टेज के अंदर हम बाइवेलेंट और टेट्राड हम देख सकते हैं। तो हम बना ले, यहाँ पे हमने सेल बनाया, ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने एक क्रोमोसोम बनाया, ये दूसरा बनाया, तो हम इसके अंदर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो हम बाइवेलेंट और टेट्राड हम क्लियरली देख सकते हैं। ये पकाइटिन स्टेज। उसके बाद क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया, ये हमने होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी हम थोड़ा इसे पिंक से बना लेते हैं, एक पिंक से बनाया, एक वाइट से बनाया हमने। तो 2 क्रोमोसोम है, रिकॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये क्रोमैटिड्स और ये क्रोमैटिड्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो क्या फॉर्म होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या फॉर्म होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है। तो हम लिखें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल।
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है कहाँ पे फॉर्म होता है? जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, क्रॉसिंग ओवर हम किसे कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। तो हम लिखें क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे वो एंजाइम होता है इन्वॉल्व, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो, क्रॉसिंग ओवर is also enzyme mediated process, enzyme mediated process, enzyme mediated process है एंड एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड, एंड द एंजाइम involved is called, इसे हम क्या कहते हैं? जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज। उसके बाद हमें लिखना है क्रॉसिंग ओवर लीड्स, क्रॉसिंग ओवर लीड्स to recombination, crossing over leads to recombination of genetic material, of genetic material on the two chromosome, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, recombination between homologous chromosome is completed by the end of Purkinje, the end of Purkinje स्टेज के एंड में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, वो कंप्लीट होता है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है Purkinje स्टेज के एंड में। उसके बाद क्या होता है? लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड, लीविंग द क्रोमोसोम, leaving the chromosome linked
at the site of crossing over, at the site of crossing over, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पर क्रोमोसोम लिंक रहते हैं अभी भी। रिकॉम्बिनेशन पकाइटिन स्टेज के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, पकाइटिन स्टेज तक उसका कंप्लीट हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है एंड ऑफ पकाइटिन स्टेज, और क्रोमोसोम अभी भी लिंक रहते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पे हमारा पकाइटिन स्टेज फिनिश होता है। तो अब हमें पढ़ना है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज से क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, हमने देखा था जो यहाँ पे भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने नहीं बनाया, थोड़ा बना दिए, यहाँ पे हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है किस स्टेज के दौरान, डिप्लोटिन स्टेज के दौरान। तो हम लिखें पॉइंट बनाकर, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन is recognized by the dissolution of synaptonimal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बाइवेलेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था वहाँ पर अभी भी जुड़े रहेंगे। तो हम डायग्राम के थ्रू समझ लें। सबसे पहले ये डिसोल्यूशन हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम बना ले। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। बाइवेलेंट और टेट्राड क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। बाइवेलेंट और टेट्राड क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, बट अभी भी वो जुड़े रहेंगे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। उसके बाद क्या होगा, कियास्मेटा फॉर्मेशन होगा, यानी एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम बना ले, कियास्मेटा बनेगा।
एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। एक्स शेप आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो यानी क्या होगा, कियाज्मेटा बनेगा। एक्स शेप स्ट्रक्चर है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, कियाज्मेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है द एक्स शेप स्ट्रक्चर, द एक्स शेप स्ट्रक्चर, द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, the X shaped structure are called chiasmata। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कियाज्मेटा कहते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, बॉक्स बनाकर लिखना है। लिखिए इन ओ साइड ऑफ आईएमपी पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो लिखे इन ओ साइड ऑफ एनसीईआरटी का पॉइंट है। इन ओ साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, ओ साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लॉटिन can last for months और years। यानी जो डिप्लॉटिन स्टेज होती है ओ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर, सम वर्टिब्रेट्स के अंदर डिप्लॉटिन स्टेज होती है, वो महीनों या सालों तक रहती है। अरेस्टेड महीनों या सालों तक रहती है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, डिप्लॉटिन स्टेज के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। फर्स्ट पॉइंट, बाइवेलेंट सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, बट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पर अभी भी जुड़े रहेंगे, जिसे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम कियाज्मेटा कहते हैं। उसके बाद हमें देखा एक्स शेप स्ट्रक्चर को कियाज्मेटा कहते हैं। ओ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डिप्लॉटिन स्टेज महीनों या सालों तक प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है डायाकाइनेसिस। क्या पढ़ना है, डायाकाइनेसिस। द फाइनल स्टेज है किसकी, प्रोफेज 1 की। तो हम लिखें फाइनल स्टेज है किसकी, प्रोफेज 1 की। फाइनल स्टेज किसकी, प्रोफेज 1 की। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, जिसे हम क्या कहते हैं, डायाकाइनेसिस। उसके अंदर क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। तो लिखें दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। कियाज्मेटा का क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। डायाकाइनेसिस फेज के अंदर क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो हम लिखें ड्यूरिंग दिस फेज chromosomes are fully condensed। chromosomes are fully condensed। chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome
homologous chromosome for separation. यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल स्टेज है डायाकाइनेसिस प्रोफेज 1 की। कियास्मेटा का क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। मियोटिक स्पिंडल प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम को अब क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, तो अब क्या प्रेजेंट हो जाएगा, अब प्रेजेंट हो जाएगा स्पिंडल, मियोटिक स्पिंडल आ जाएंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हम डायग्राम बना ले, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो। कियास्मेटा का क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन, तो हम लिखें टर्मिनलाइजेशन ऑफ, यानी वो एंड में आ जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा, यानी कियास्मेटा का क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एंड ऑफ डायाकाइनेसिस, बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस न्यूक्लियोलस गोल्जी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो हम लिखें डिसअपियर, या हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो सारी स्ट्रक्चर न्यूक्लियर गोल्जी बॉडी वो डिसअपियर यानी ब्रेक डाउन होते हैं, ओके, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद हमें लिखना है डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायाकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, मेटाफेज में ट्रांजिशन, यानी अब मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगी, मेटाफेज 1 स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो सेंट्रियोल होते हैं यहाँ पे हमने बनाए थे लेप्टोटीन स्टेज के अंदर, वो भी अब क्या करेंगे, सेंट्रियोल भी क्या करेंगे, अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो सेंट्रियोल भी क्या हो गया, अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।